हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज इसमें हमारा 5वां लेक्चर है। कल के लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा चुका था और उम्मीद करता हूं कि वो क्वेश्चन आप सभी को ढंग से समझ में भी आ गए होंगे। अब ध्यान से सुनना, अब हम चैप्टर में कुछ परिपथों में प्रवेश करेंगे। पहले 5-7 मिनट आप थीम समझिए कि हम इस चैप्टर में यहां से आगे कौन कौन से टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। सुनना बच्चों, फिजिक्स में 3 तरह के कंपोनेंट हैं। पहले मैं आपको जनरल चर्चा करवाता हूं। जनरल चर्चा लिख लो आप तो यार। कुछ सामान्य बातें हैं बेसिक नॉलेज की दृष्टि से समझिएगा। अच्छा, ये जनरल चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी आने वाले टॉपिकों में, ठीक है ना। तो अब आप देखिए बच्चों, हमारी फिजिक्स में 3 तरह के कंपोनेंट हैं और तीनों आप पढ़ चुके हो। एक होता है आर, मतलब प्रतिरोध। चैप्टर नंबर 5 में आपने प्रतिरोध के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त करी है। एक होता है एल, और बच्चों आप याद करो आपने एल किसके लिए काम में लिया था। सर हमने एल तो चैप्टर नंबर 9 में स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक के लिए काम लिया था। तो याद रखना, जहां भी एल आएगा हम एक कुंडली की बात करेंगे, कुंडली की परिनालिका टाइप में। और सी धारिता की बात की जाएगी, संधारित्र की बात की जाएगी। देखो सुनो, ऐसे सुनो स्टेबल को, इसके बजाय तो देखिएगा। एक टेबल बना दें, यहां तो अवयव का नाम रहेगा, यहां उसका हम प्रतीक लेंगे। पहले 2 कॉलम की पूर्ति करते हैं, देखना। तो 3 तरह के अवयव मैंने आपको बताए। पहला रहेगा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का प्रतीक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बताने जैसी बात है, इसके ऊपर लिख देंगे हम आर। प्रतिरोध की कहानी हो गई। दूसरी, इसका नाम रहेगा प्रेरकत्व। जो एल है, एल इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा प्रेरकत्व। क्या नाम रहेगा? प्रेरकत्व, है ना। और इसका प्रतीक वो कुंडली वाला है ऐसा, और कुंडली के ऊपर लिखा जाएगा एल। जहां एल क्या है बच्चों? इस कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक है। मेरी बातों को समझो आप। प्रतिरोध आर, एल प्रेरकत्व है, और सी धारिता कह दो, ये वाला संधारित्र बना देंगे इसके लिए सी लिखकर। उम्मीद है इतनी बातों से आप अनजान नहीं होंगे। ये तीनों बातें आप जानते हो। मैंने फिजिक्स में 3 तरह के कंपोनेंट आपको पढ़ा रखे हैं। इनके बारे में जो भी मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूंगा या आगे डिटेल में चलेंगे अपन, वो सारे टॉपिक मैंने आपको समझा रखे हैं। अच्छा, अब प्रतिरोध के मैं बात करूं बच्चों, अगर वोल्टता की, सुनना पहले मैं बात करूं, एक नाम आता है प्रतिबाधा। सुनना, प्रतिबाधा का प्रतीक जेड होता है। देखो प्रतिबाधा क्या है, मेरी बात समझना। मैं अगर प्रतिबाधा को परिभाषित करूं
प्रतिबाधा को परिभाषित करूं तो प्रतिबाधा की परिभाषा होगी कि किसी अवयव द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई। बच्चों बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है भाई। अगर ये टेबल आपने क्लियर कर ली, आने वाले 3 से 4 लेक्चर 3 दिन पढ़ाऊंगा ये चीजें, तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बड़ी होंगी। आपके 100% क्लियर है और इस चैप्टर का 70% भाग भी क्लियर है, ये मानना। तो मैं जिन शब्दों को बोल रहा हूं उन पर गौर फरमाइएगा बहुत ध्यान से। उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो इसमें कोई दिक्कत आई नहीं होगी। अब बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। 3 तरह के कंपोनेंट हमें पढ़ने होते हैं RLC करके, ऐसे रट लो आप तो। RLC, R का मतलब प्रतिरोध, L का मतलब दिमाग में प्रेरकत्व रखना है, L का मतलब प्रेरकत्व, कुंडली बना देनी है, और C का मतलब संधारित्र बना देना है आपको। मैं एक टर्म काम में ले रहा हूं, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा जिसका प्रतीक होता है Z, और प्रतिबाधा की परिभाषा को अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ याद आएगा आपको कि किसी अवयव द्वारा, वो कोई सा भी अवयव हो सकता है, अब वो प्रतिरोध हो सकता है, वो प्रेरकत्व हो सकता है। देखो मैं पढ़ूंगा कैसे। पहले मैं आपको सिंगल प्रतिरोध लेके पढ़ाऊंगा R परिपथ बोल के, फिर मैं आपको सिंगल प्रतिरोध लेके पढ़ाऊंगा L परिपथ, फिर मैं आपको संधारित्र पढ़ाऊंगा C परिपथ। 3 हो गए। फिर मैं आपको R और L मिला के पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको R और C मिला के पढ़ाऊंगा 5, और फिर तीनों को मिला के पढ़ाऊंगा 6 पढ़ने हैं बच्चों हमें। ऐसे बहुत सारे अवयव बन जाएंगे। तो बोल रहा है कि किसी भी अवयव द्वारा जितने भी सर्किट बनेंगे उन सभी अवयवों में धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट क्या कहलाएगी? प्रतिबाधा। और ऐसा सर हमने प्रतिरोध के बारे में भी तो पढ़ा है। प्रतिरोध की परिभाषा क्या है? चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट। मतलब प्रतिरोध जो रुकावट डालेगा या प्रतिरोध की जो प्रतिबाधा है, समझना कंफ्यूजन कहां होता है। ओरिजिनल शब्द तो है प्रतिबाधा, रुकावट को हम प्रतिबाधा बोलते हैं। पर जब हम प्रतिरोध पढ़ते हैं ना, प्रतिरोध पढ़ते हैं तो इस कंडीशन में प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर ही होती है। मतलब मैं लिखूं अगर जेड आर का मतलब आर परिपथ की प्रतिबाधा, तो वो आर ही होती है जिसे हम प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रतिरोध। अब देखो कंफ्यूजन कहां है, मेरी बात समझना। बहुत से तो अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे, पता नहीं सर आप क्या कह रहे हो। इसका नाम प्रतिरोध, इसके द्वारा डाली गई रुकावट भी प्रतिरोध। तो बच्चा यूं कंफ्यूज है कि कौन से प्रतिरोध की बात कर रहे हो आप। अब मैं क्या कह रहा हूं वो सुनना। इसका नाम प्रतिरोध और इसके द्वारा डाली गई रुकावट भी प्रतिरोध ही रहेगी। जरा आगे देखना। अगर मैं बात करूं जेड एल की, जेड एल का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि पहले तो आप ये समझो। एल का मतलब हुआ प्रेरकत्व। जो प्रेरकत्व है उसकी प्रतिबाधा, या फिर मैं ऐसे कहूं कि प्रेरकत्व धारा के मार्ग में कितनी रुकावट डालता है, तो उसका सूत्र क्या है? उसका प्रतीक एक अलग से और चलता है, एक्स एल। एक्स एल का एक बड़ा सूत्र है ओमेगा एल, और ओमेगा को तो आप 2 पाई एफ भी लिख सकते हो। 2 पाई एफ एल, ये तीनों आपको याद करने हैं। दिमाग लगाओ, मैं याद करवा रहा हूं प्रतिबाधा। प्रतिरोध की प्रतिबाधा सबसे इजी आर। अब कुंडली की बात करी जेड एल। अब मैं प्रतीक में बात क्या करूंगा, क्योंकि आगे से आपको प्रतीक काम देगा। जेड आर है, जेड आर समझ गए आप, आर की प्रतिबाधा आर है। जेड एल प्रेरकत्व की प्रतिबाधा एक्स एल है, जिसको मैं ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल लिख सकता हूं। इसी तरह मैं बात करूं जेड सी समझ गए होंगे आप, धारिता युक्त परिपथ की प्रतिबाधा। तो ये रहेगी एक्स सी, दोनों की एक जैसी है, बस एल को हटा के सी लगा दो। इसका सूत्र है 1/ओमेगा सी। बच्चों इसका तो ओमेगा एल सीधा था, इसका ओमेगा सी उल्टा है, और ओमेगा को अगर मैं 2 पाई एफ जमा दूं तो ये सूत्र बन जाएगा।
एक्स एल का एक नाम भी है बहुत बढ़िया, क्या? प्रेरणक प्रतिघात। और एक्स सी का भी एक बहुत सुंदर नाम है, क्या? धारितीय प्रतिघात। ध्यान रखना, दो प्रतिघात हैं हमारे कोर्स में, दो एक्स हैं। अगर बात करें एक्स एल की तो इसका नाम तो है प्रेरणक प्रतिघात, और बात करूं एक्स सी की तो इसका नाम है धारितीय प्रतिघात। एक बार आप वापस से और देखिए, ध्यान से देखो, बस देखने का मजा लो आप तो, खाली ना समझाने की मुझे आई। दोबारा समझते हैं बच्चों, एक टेबल बना दूं जो आपको याद होनी ही चाहिए हर हाल में, है ना। अब मैं जो बोर्ड पे लिखूंगा वो आपको रट जाना चाहिए। सबसे पहले हम यहां बात करेंगे अवयव के नाम की, कि आप किस अवयव की बात कर रहे हो। दूसरे में आप बात करोगे उसके प्रतीक की, कि जब मैं चित्र बनाऊंगा तो उसे कैसे दर्शाऊंगा। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है बच्चों, जिसका नाम हमने दिया है प्रतिबाधा, और इसका प्रतीक रहता है जेड। थोड़ा बड़ा लें इसको, देख लेंगे ना। प्रतिबाधा, पहले 3 कॉलम क्लियर कीजिए। तो पहले अवयव का नाम है बच्चों प्रतिरोध, आर। इसका प्रतीक उम्मीद है सबको आता है, कैपिटल आर। और मैं बात करूं अगर जेड आर की, ये समझने की बात है भाई, जेड आर। जेड आर का मतलब समझ में आया आपको, प्रतीक का। जेड का मतलब प्रतिबाधा, और आर का मतलब प्रतिरोध युक्त परिपथ की प्रतिबाधा। जो नीचे लिखा हुआ है वो परिपथ है और उसकी प्रतिबाधा जेड आर। अभी मैं जेड एल लिख दूं तो प्रेरकत्व युक्त परिपथ की प्रतिबाधा। लंबे लंबे नाम है, पागल हो जाओगे। जेड सी लिख दूं, ये आगे इनसे मुकाबला करना होगा आपको। धारितीय युक्त परिपथ की प्रतिबाधा। मैं जेड आर एल लिख दूं, सुनना, मैं जेड आर एल लिख दूं तो प्रतिरोध और प्रेरकत्व युक्त परिपथ की प्रतिबाधा। मैं जेड आर सी लिख दूं तो प्रतिरोध और धारितीय युक्त परिपथ की प्रतिबाधा। मैं जेड आर एल सी लिख दूं तो प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र युक्त परिपथ की प्रतिबाधा। ऐसे बहुत नाम आपके सामने आने वाले हैं। सबसे पहले मैं जेड आर की बात करूं तो इसकी प्रतिबाधा कितनी होती है, कैपिटल आर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा एलिमेंट क्या बताया मैंने आपको? दूसरा एलिमेंट क्या बताया? कुंडली एल। ये कुंडली, और जो जेड है इस पर बहुत फोकस करना है। एल है, सामान्य प्रतीक तो जेड एल हुआ। प्रेरकत्व युक्त परिपथ की प्रतिबाधा, उसे हम एक्स एल कहते हैं। एक्स एल क्या चीज है, इसका नाम मैं लिख रहा हूं। एक्स प्रेरकत्व है ना, प्रेरकत्व। तो कुंडली ना लिखकर इसको प्रेरकत्व लिखिए ना आप, प्रेरकत्व। तो एक्स एल हो जाएगा हमारा प्रेरणिक प्रतिघात। याद रखिएगा भाई, 2 प्रतिघात हैं। एक्स का मतलब प्रतिघात, 2 प्रतिघात हैं कोर्स में। कुंडली की बात कर रहा है तो एक्सएल प्रेरणिक, संधारित्र की बात करें तो धारितीय। एक्सएल का सूत्र है ओमेगा एल और ओमेगा 2 पाई एफ। आप जानते हो इतनी चीज, तो आगे चर्चा और करेंगे इसके ऊपर, खैर अलग से, है ना। और तीसरा नाम धारिता, सी। तीसरा कंपोनेंट जो हमारा बचता है, इसका चिन्ह आप जानते ही हो। जेड सी की बात करूं तो एक्स सी भी होगा,
1/ओमेगा c भी होगा, 1/2πfc भी होगा, और xc को आप बोलोगे प्रेरणिक प्रतिघात। 2 प्रतिघात हैं हमारे कोर्स में, कौन कौन से? सॉरी गलत लिख दिया भाई, प्रेरणिक नहीं, धारतीय, धारतीय प्रतिघात। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो 4-5 नाम मैंने आपके सामने पेश किए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो, इन्हीं का उपयोग करते हुए अपन विद्युत धारा का सूत्र निकाल सकते हैं। समझिएगा कैसे। विद्युत धारा जो आई है, विद्युत धारा का सूत्र क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास करें आप। मैं शिखर धारा की बात करूं तो आई नॉट लिख सकता हूं। खैर, इसको ओम्स लॉ दिमाग में लाओ। ओम्स लॉ क्या कहता है? बी बराबर आई आर, आई बराबर बी अपॉन आर। ओम्स लॉ प्रतिरोध पर लागू है और प्रतिरोध का सूत्र है विभव बटे धारा। तो नॉर्मल सूत्र क्या बनेगा इसका? विभव बटे प्रतिरोध ना होकर असली नाम क्या है उसका, सबके लिए एक साथ बोलूं तो भाई, प्रतिरोध बोल रहे हो तो आप पर्टिकुलर इस एलिमेंट की बात कर रहे हो, और सभी एलिमेंटों का लिए एक साथ बोलना चाहूं तो सही नाम क्या रहेगा? प्रतिबाधा। आई नॉट की बात की है तो ये बी नॉट हो जाएगा। तो यहां पर आई नॉट का सूत्र क्या होगा भाई साहब? देखना, आई नॉट का सूत्र क्या होगा? ये कोई कॉलम ऑप्शनल है, याद रखो मत रखो, कोई टेंशन नहीं है। अपॉन आर, यहां आई नॉट बन जाएगा साहब बी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और यहां आई नॉट बन जाएगा वी नॉट अपॉन 1/ओमेगा सी। ऊपर गुणा करूंगा तो वी नॉट इंटू ओमेगा सी। एक बार आप इस सारणी को नोट कर लें, एक बार आप इस सारणी को नोट कर लें, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सामने 2 नाम नए आए हैं। दो नाम हमारे सामने नए आए हैं भाई। कौन कौन से नाम नए आए हैं, थोड़ी चर्चा इन पर कर लेता हूं मैं ना। अभी एक नाम तो आया था प्रेरणिक प्रतिघात, यानी कि XL आया था, ठीक है ना। और दूसरा नाम जो हमारे पास आया था वो आया था धारतीय। खैर, इनकी बात मैं जब टॉपिक पढ़ूंगा R और L तब भी कर सकता हूं, पर मैं अभी क्लियर करना चाहता हूं उनको। धारतीय प्रतिघात, प्रतिबाधा बोलते ही तो Z दिमाग में आना चाहिए, और प्रतिघात बोलते ही X। धारतीय धारिता संधारित्र की होती है तो XC, और प्रेरकत्व, प्रेरक तो कुंडली का होता है, इसका मतलब XL। तो 2 प्रतीक आपके सामने पेश हैं, इनका पोस्टमार्टम करते हैं, देखना पूरा, XL और XC। सबसे पहला पॉइंट इनके बारे में अगर परिभाषा की चर्चा करवा ले, पूछेगा नहीं खैर कि प्रेरणिक प्रतिघात किसे कहते हैं, फिर भी एक बार पूछ ले, हमें आनी चाहिए। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात दोनों ही धारा के मार्ग में डाली गई रुकावटें हैं। अब कुंडली रुकावट डाल रही है, उसे प्रेरणिक प्रतिघात कह दिया भाई। है तो ये प्रतिबाधा का ही रूप ना। और प्रतिबाधा क्या है? किसी अवयव द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट। अब वो रुकावट संधारित्र डाल रहा है तो धारतीय प्रतिघात, कुंडली डाल रही है तो प्रेरणिक प्रतिघात, और प्रतिरोध डाल रहा होता तो सिंपल प्रतिरोध कर देता उस चीज को। तो पहली बात तो इनकी परिभाषा की कि प्रेरकत्व द्वारा, ऐसे लिखो, कुंडली मत लिखो, प्रेरकत्व मतलब कैपिटल L द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट। प्रेरकत्व द्वारा, किसके द्वारा? प्रेरकत्व के द्वारा विद्युत धारा के रास्ते में, मार्ग में डाली गई रुकावट क्या कहलाती है बच्चों?
प्रेरणिक प्रतिघात कहलाती है। समझ में आया आपको? प्रेरकत्व द्वारा या कुंडली के द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट क्या कहलाती है? प्रेरकत्व, प्रेरणिक प्रतिघात कहलाती है। और इसी तरीके से अगर आप धारतीय प्रतिघात की परिभाषा बोलना चाहो तो बस एक शब्द को रिमूव कर दो कि इस प्रेरकत्व को हटाकर आप धारिता ऐड कर दो। भाई हर एलिमेंट धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। अब अगर वो रुकावट प्रतिरोध के द्वारा डाली गई है तो उसका नाम भी प्रतिरोध है। बस यही कंफ्यूजन है पूरा। प्रेरकत्व रुकावट डाल रहा है मतलब उसको प्रेरणिक प्रतिघात नाम दिया जाएगा। और संधारित्र, इस शब्द को हटाकर मैं एक शब्द ऐड कर रहा हूं, संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, कॉमा लगाइए, धारतीय प्रतिघात कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं कि दोनों परिभाषाओं में आपको कोई टेंशन नहीं होगी। भाई इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, आधे घंटा हो गया इनको पुकारते पुकारते। मैं चाहता तो सीधा टॉपिक स्टार्ट कर सकता था भाई ना, आर परिपथ, और अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। पर पता है फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए वीक रह जाता है। इसलिए पहले मैं चाहता हूं कि प्रेरणिक प्रतिघात क्या है, धारतीय प्रतिघात क्या है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी काम में आएगी वो आपको 100% क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है एकदम बिल्कुल? प्रेरणिक प्रतिघात प्रेरकत्व द्वारा डाली गई रुकावट। आप तो ये दिमाग में रखो यार, प्रतिघात रुकावट है। प्रतिघात प्रतिबाधा का ही एक रूप है। कुंडली की बात कर रहा है तो प्रेरणिक प्रतिघात, और संधारित्र में धारिता होती है तो धारतीय प्रतिघात। खेल खत्म। अच्छा, अब सूत्र की बात करें तो प्रेरणिक प्रतिघात का प्रतीक एक्सएल है, ये आपको पता है, बार बार नहीं बोलने का। सूत्र आपको याद करना होगा ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल। ये समझ में आ गया? इसका सूत्र एक्स सी 1/ओमेगा सी 1/2 पाई एफ सी। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? अब सुनना, इसके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें और बता दूं जो मुझे आगे काम लेनी होंगी। मैं एक्सप्लेन यही करता हूं। बच्चों, मैंने कहा था कि करंट 2 प्रकार का है। सुनना, बहुत चलो रुको एक मिनट, उस कॉन्सेप्ट थोड़ी देर बाद लेता हूं, पहले के ग्राफ की बात कर ले। इस चैप्टर के लिए जो पोर्शन है वो कर लूं। एक्चुअल में इसका यूज जो है वो चैप्टर नंबर 16 में होता है। तो 16 में बहुत भयंकर यूज है इसका, वहां बच्चों को समझ नहीं आता है तो मैं यही एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, है ना। पहले ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको नजर आ रहा होगा बच्चों, एक्सएल जो है वो आवृत्ति के समानुपाती है। लिख दूं यहां पर, एक्सएल समानुपाती है आवृत्ति के। आप आवृत्ति बढ़ाओगे, आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी रुकावट उतनी ज्यादा। एक्सएल रुकावट ही तो है। और यहां फीलिंग करके देखोगे तो एक्स सी व्युत्क्रमानुपाती है एफ के। प्रेरणिक प्रतिघात तो आवृत्ति के समानुपाती है और धारतीय प्रतिघात आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती है। तो उम्मीद है अब ग्राफ तो आप समझ चुके होंगे शायद। यहां ले लें हम आवृत्ति और यहां ले लें हम एक्सएल। तो बच्चों एक्सएल और एफ तो समानुपाती है ना, मींस ग्राफ स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। बात अगर इसकी की जाए, आवृत्ति ले ली जाए और इस अक्ष पर एक्स सी लिया जाए तो एफ और एक्स सी तो आपस में व्युत्क्रमानुपाती होंगे। बताओ यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ कैसा आता है आपको पता होना चाहिए। एक बार आप यहां तक नोट करें। प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल
धारते प्रतिघात एक्स सी, एक्स एल बराबर ओमेगा एल, 2 पाई एफ एल, समानुपाती तो सीधा ग्राफ, व्युत्क्रमानुपाती तो उल्टा ग्राफ, है ना। इसमें आप ध्यान रखिएगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, भाई समानुपाती है ना, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एक्स एल का मान बढ़ेगा, ये तो आप सब जानते हो यार, और फ्रीक्वेंसी घटती है तो एक्स एल का मान घटेगा। और इसकी अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एक्स सी का मान घटेगा, और फ्रीक्वेंसी घटती है तो एक्स सी का मान बढ़ेगा। उल्टे हैं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो एक्स एल बढ़ेगा, एक्स सी घटेगा, और फ्रीक्वेंसी घटा दूं तो एक्स एल घटेगा, एक्स सी बढ़ेगा। ये भी चर्चा मैं करूंगा आगे, है ना। नोट कर लें यहां तक एक बार जल्दी से। अब इनके बारे में एक एक पॉइंट और है, वो आप समझना, जो हम चैप्टर नंबर 16 में चर्चा करेंगे इस चीज की। देखिए, वही दो नाम वापस से, प्रेरणिक प्रतिघात, धारते प्रतिघात। तो प्रेरणिक प्रतिघात की जो रुकावट है एक्स एल, उसका सूत्र है ओमेगा एल, और ये है 2 पाई एफ एल। तो एक तरीके से जो एक्स एल है वो समानुपाती हो गया एफ के। यहां तक तो आपको क्लियर होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं धारते की बात करूं एक्स सी की, तो 1 ओमेगा सी 1/2 पाई एफ सी, तो एक्स सी व्युत्क्रमानुपाती हो गया एफ के। क्लियर। अब सुनना ध्यान से बच्चों, करंट दो प्रकार का होता है, डीसी और दूसरा करंट है एसी। चैप्टर के पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको दो करंट पढ़ाए थे कि विद्युत धारा का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, डीसी और एसी। अब अगर डीसी की बात करें बच्चों, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है और एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। होती 50 है, बाप मैं जैसे सोच रहा हूं वैसे सोचिए आप, ये 0 है और एक 50 है, तो 50 वाली उच्च हुई, बहुत ज्यादा हुई 0 की तुलना में, तो समझने के लिए अनंत मान लो। अब देखो यहां बच्चे बोलते हैं सर आप गलत पढ़ा रहे हो, अनंत होती नहीं। यार मैं खुद बोल रहा हूं यार अनंत नहीं होती, पर 0 के कंपेयर में तो 50 बहुत बड़ा हो गया ना। और गधो अनंत क्या होता है? बहुत बड़ी चीज को ही तो अनंत बोलते हैं भाई हम। परिणालिका में नहीं पढ़ा आपने कि जब परिणालिका की लंबाई त्रिज्या की तुलना में बहुत बड़ी हो जाए तो उसे अनंत लंबाई की मान लिया जाता है। समझो आप बात को। तो डीसी की जो फ्रीक्वेंसी वो तो एक्चुअल 0 होती ही है, एसी की अनंत नहीं होती पर बहुत उच्च होती है। पर जैसे हम मैंने कहा आपको वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत मानते हैं, पर अनंत थोड़ी होता है, उच्च होता है। तो ये भी उच्च है, इसलिए मैंने क्या मान लिया, इसको अनंत मान लिया। समझने का प्रयास करना। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है, बहुत ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी बच्चों यहां 0 जमा के देखना आप इस सूत्र में, इस सूत्र में आप 0 जमाओ तो आप फील करोगे कि एक्स एल 0 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो कुंडली है, जो प्रेरकत्व है, वो डीसी के मार्ग में तो रुकावट डालता ही नहीं है। समझिएगा। अगर मैं एक कुंडली ले लूं बच्चों, सुनिएगा, एक कुंडली ले लूं और इस कुंडली में मैं डीसी फ्लो करूं, समझना, मैं कुंडली ले लूं और इस कुंडली में अगर मैं डीसी फ्लो कर दूं तो डीसी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये जो डीसी है इस कुंडली को एक तार की तरह समझेगी और कुछ नहीं समझेगी, मतलब इसकी रुकावट 0 होगी। या मैं अन्य शब्दों में ऐसे कह सकता हूं कि जो हमारी कुंडली है वो डीसी को नहीं रोक सकती। भाई कौन रोकेगा? जो रुकावट डालेगा। रुकावट जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा रोकेगा, पर बच्चों इसकी रुकावट तो 0 है, और रुकावट 0 है, इसका सीधा सा मतलब है कि बिल्कुल नहीं रोक सकती, इसकी क्षमता ही नहीं है रोकने की। पर इस एफ को यहां 0 जमा के देख, 0 नीचे जमाएगा तो 1/0 अनंत आएगा। एक्स सी कितना है? अनंत। इसका मतलब क्या है कि जो संधारित्र है वो कभी डीसी को गुजरने ही नहीं देगा। दो बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट जो आपको याद रखने हैं। आज के बाद डायरेक्ट पूछूंगा
कि डीसी के बारे में क्या कथन याद रखना है कि कुंडली से तो डीसी मजे मजे से पार हो जाएगी, लहर लेते लेते आराम से। पर डीसी कितना ही जोर लगा ले, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो है इसकी फ्रीक्वेंसी तो, और एग्जैक्ट जीरो तो अनंत आएगा, और जब शुद्ध अनंत आ रहा है ना तो जिंदगी में पास नहीं होगी। कि कथन क्या तैयार हुआ, मैं साथ में कथन भी लिखता हूं आप लोगों के लिए, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नोट, डीसी के बारे में देखो दो तरीके से कथन बन सकता है। कुंडली के बारे में बोलूं कि कुंडली किसको पास करती है, किसको पास नहीं करती। एक मिनट इसको और समझ ले तो और कहानी क्लियर हो जाएगी। तो एक्स एल कितना आएगा देखना, अनंत, एसी की बात कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी अनंत जमा के देखी तो एक्स एल भी कितना आया, अनंत। अच्छा ये एक्चुअल अनंत है कि काल्पनिक अनंत है, काल्पनिक। वास्तव में फ्रीक्वेंसी अनंत थोड़ी है, वास्तव में फ्रीक्वेंसी अनंत थोड़ी है, फ्रीक्वेंसी 50 है, इसका मतलब एक्स एल उच्च आएगा। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि कुंडली 100% एसी को रोक लेगी, 100% तो नहीं रोकेगी। एग्जैक्ट अनंत आता तो 100% रोक सकती थी, पर क्या एग्जैक्ट अनंत है, क्या एग्जैक्ट अनंत नहीं है। इसका मतलब रोकेगी, ये बात तो है, उच्च है कुंडली की रुकावट तो रोकेगी, पर कुछ इसमें से गुजर सकती है। और जरा एक्स सी की बात की जाए, एक्स सी अनंत जमा के देखना, 1/, अनंत, जीरो रुकावट डालेगी। उल्टा व्यवहार है इन दोनों का। बात यह भी निकल के आती है कि कुंडली डीसी को तो गुजरने देती है, कुंडली डीसी को तो पूर्णतया गुजरने देती है, पर एसी को बाधित करती है, रोकती है। अब 100% रोकती है ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि जो आपका एक्स सी आया, एक्स एल आया है, वो अनंत तब आया है जब फ्रीक्वेंसी आपने अनंत मानी है। फ्रीक्वेंसी अनंत होती नहीं है। तो आप भले इस तरीके से लिख लो कि कुंडली, कैसे भी याद कर लें जैसे आपकी हो जाए, कुंडली डीसी को, दिष्टधारा को पूर्णतया गुजरने देती है। कुंडली जो है वो डीसी को पूर्णतया गुजरने देती है, जबकि एसी को बाधित करती है। और ब्रैकेट में आपके लिख देना 100% नहीं, मतलब 100% बाधित नहीं करती है, कुछ एसी इसमें से गुजर सकती है। कुंडली जो है वो डीसी को तो गुजरने देगी, पर एसी को बाधित यानी कि ब्लॉक कर देगी। इसी तरह एक कथन आप संधारित्र के बारे में याद रखोगे, ये आपकी मेमोरी के लिए है, मैं पूछूंगा एक दिन आपसे ये चीज। संधारित्र बोलो बच्चों, एसी को गुजरने देता है, एसी को गुजारता और डीसी को बाधित करता। ये आप याद रखना भाई, चूंकि बात चली है तो पूरी होनी चाहिए। ये आप नोट कर लें, जैसे भी आपसे याद हो जाए ना, और नहीं भी याद होगा तब भी अपन काम चलाएंगे, अपन तो चलाते आए हैं भाई, आपका काम है ना। एक बार यहां तक नोट करें आप। ठीक है, अब हम एक एक करके सर्किट स्टार्ट करते हैं भाई। हमारे सबसे पहले, सबसे इजी, सबसे आसान और सबसे सुंदर सर्किट की हम बात करेंगे। कौन से सर्किट की? आर सर्किट की। ये सर्किट भाई मुन्ना भाई एमबीएस वाला नहीं है ना, सर्किट मतलब परिपथ। तो सबसे पहले हम श्री गणेश करते हैं, कौन से का? शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ। शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ, इतना लंबा ना बोलकर आप इसे आर परिपथ भी कह सकते हो। शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ का मतलब है कि इस परिपथ में केवल और केवल प्रतिरोध रहा होगा, प्रतिरोध के अलावा कुछ भी नहीं होगा। शुद्ध बोल दिया ना, मतलब शॉर्ट में आप इसको आर परिपथ कह सकते हो। एक बार समझें, फिर मैं लिखूंगा और आप भी लिखोगे। भाई सबसे पहले आपने एक प्रतिरोध ले लिया,
अब चूंकि प्रत्यावर्ती परिपथ पढ़ रहे हैं तो बैटरी एसी तो जुड़ेगी, और एसी बैटरी का प्रतीक आप जानते हो, इसमें प्लस माइनस हम लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसकी फितरत है चेंज होना। हर आधे, अभी ये सिर्फ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये तो बदलता रहता है। अब जो बदलेगा उसे हम कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगाएंगे। और प्रत्यावर्ती वोल्टता आपको हमेशा B = V0 sin ओमेगा टी माननी है, समीकरण नंबर 1। हमारा उद्देश्य क्या होगा बच्चों? हर एक परिपथ में वोल्टेज हमें मिल जाएगा, करंट हमें निकालना होगा हमेशा साइन की टर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, आपके दिमाग का एक एक पेज खुल जाएगा, मेरी गारंटी है। सुनना ध्यान से। आप मान लो कि माना इस परिपथ में धारा बह रही है आई, चिन्ह भी नहीं बना रहा हूं, मुझे नहीं पता किधर बह रही है, ऐसे भी बह सकती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी बह सकती है। माना कि धारा कितनी है आई, तो भैया प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता, और इसका प्रतीक मैं काम में लूंगा BR। समझे आप? BR का मतलब, B का मतलब वोल्टता और R का मतलब किसकी वोल्टता? प्रतिरोध की वोल्टता। अभी मैं L परिपथ पढ़ रहा होता तो इस चीज को BL लिख देता, C परिपथ पढ़ूंगा तो BC जो भी आएगा, और BR ओम के नियम से कितना आएगा? IR। समीकरण नंबर 2। अब बहुत ध्यान से देखना भाई, ये बैटरी और ये प्रतिरोध दोनों समांतर क्रम में है कि नहीं? आप यूं देखो, या फिर इस बैटरी का वोल्टेज, भाई ये बाप है, ये इसका बेटा है, एक ही बेटा है, तो बाप की पूरी प्रॉपर्टी बेटे को ही तो जाएगी। मतलब इस बैटरी का वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस के वोल्टेज के बराबर आएगा। या ऐसे कह दो कि ये बैटरी और रेजिस्टेंस पैरेलल क्रम में है, और जब दोनों पैरेलल क्रम में है मीन्स दोनों का वोल्टेज बराबर आएगा। मतलब प्रतिरोध का वोल्टेज कितना है? IR, और बैटरी का वोल्टेज कितना है? B0 sin ओमेगा टी। करंट निकालना उद्देश्य है, यहां से I डायरेक्ट आ गया, कुछ नहीं है, बहुत जी है यार। B0/R sin ओमेगा टी। और ये आप याद करो, क्या इसको तो मैं I0 लिख सकता हूं कि शिखर धारा? धारा का सूत्र क्या है? विभव बटे प्रतिबाधा। विभव शिखर B0, और प्रतिबाधा R की प्रतिबाधा R ही होती है, मीन्स करंट का समीकरण बड़ा इजी आ गया। इसमें क्या है सर, तुम्हारे लिए छोटी सी बात है बेटा, छोटी सी है, आगे चल के यही पसीने दिलाएगी, देखना। समझिए, आपने शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ पढ़ा आज। क्या पढ़ा? शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ। समझ लो और समझ लो, आपने एक प्रतिरोध लिया, उस प्रतिरोध को आपने एक एसी सोर्स से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया भाई साहब? एसी सोर्स से जोड़ दिया। फिर आपने क्या किया कि उसकी वोल्टता मान लिया आपने B = B0 sin ओमेगा टी। B = B0 sin ओमेगा टी। और फिर आपने उन दोनों को बराबर भी कर दिया। बराबर करके आपने किसका मान निकालने का प्रयास किया है? I का मान। किसका मान निकाला है? I का। और बड़ी आसानी से I का मान आ गया। अब समझिए, 2-3 इंपॉर्टेंट बात। पहली बात, एक नाम आया करेगा कलांतर। एक साथ इकट्ठा कर दो क्या? R परिपथ की प्रतिबाधा कितनी आई? R परिपथ की प्रतिबाधा कितनी आई? तो वो R ही आई। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या? R परिपथ में कलांतर। समझिएगा, R परिपथ में कलांतर। भाई कह दो एक तरीके से इसको। कलांतर क्या होता है? वोल्टेज की कला का मतलब कोण कितना है? ओमेगा टी। वोल्टेज की कला कितनी है? ओमेगा टी। और धारा की कला भी कितनी है? ओमेगा टी। दोनों की कला ओमेगा टी है। कलांतर, कलाओं का अंतर, और ओमेगा टी का अंतर कितना निकल के आएगा? 0। बहुत ज्यादा समझने वाली बात है साहब। कलांतर कितना आया? 0 आया। और कलांतर 0 आया तो आप यहीं पर R परिपथ में शक्ति 6 निकाल सकते हो। R परिपथ में शक्ति 6। बच्चों, पावर का एक फॉर्मूला मैंने आपको B और I के टर्म में पढ़ाया था, BI cos थीटा।
पावर कितनी होती है, वी आई कॉस थीटा होती है, याद कर लो। पावर अभी और आगे आ जाएगी, अभी इस चैप्टर में प्रूव करूंगा आगे, तो चूंकि उसको पढ़ाऊंगा फिर लिखाऊंगा, इससे बढ़िया है कि आप याद करो आज। P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा होती है। अब थीटा का मान जमा के देखना भैया 0, तो पी आर समझ जाएंगे ना, आर परिपथ में पावर, वी आई और कॉस 0 कितना आता है 1, वी आई आएगी। और ये मैक्सिमम है, अधिकतम पावर, अधिकतम शक्ति 6 कौन से परिपथ में होता है, आर परिपथ में, और वो कितना आता है, वी आई आता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये सब बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है कि आर परिपथ में शक्ति 6 कितना होता है, एल में कितना, सी में कितना, सारे आएंगे। एक इसमें नाम आएगा फेजर आलेख, ये बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है, तो इसका पोस्टमार्टम बहुत ढंग से देखना भाई साहब। फेजर आलेख अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है, अभी तो छोटा लगेगा आपको, पर जब आप आरएलसी वगैरह पढ़ोगे तो ये इतना गंदा हो जाएगा कि बच्चों को डर लगने लगता है इससे। मैं आपको इसका बहुत इजी तरीका सिखाता हूं। सबसे पहले 2 अक्षर ड्रॉ करो, एक्स अक्ष, इसमें कोई टेंशन किसी को। फिर आप बिना सोचे समझे एक सीधी लाइन खींच दो वोल्टेज की, वी, बी ओ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैक्सिमम बी रहने दो यार, क्यों टेंशन है। कुछ नहीं करना, चाहे कोई सा ही फेजर आरेख पढ़ाऊं, कोई सा ही पढ़ाऊं, बी खींच दो, बिना सोचे समझे बी खींच दो। कहानी क्लियर? अच्छा, अब करंट के पास चलना। कलांतर देखो आप, तो कलांतर कितना है 0, और कलांतर 0 पता है क्या दर्शा रहा है, कलांतर 0 ये कह रहा है कि जितना कोण, भाई वोल्टेज कहाँ है वोल्टेज ढूंढना, वोल्टेज का कोण कितना है ओमेगा टी, तो आप एक्स अक्ष से इस कोण को ओमेगा टी लिख दो, ये लो। और कलांतर 0 इंडिकेट कर रहा है कि जो कोण वोल्टेज का है साहब वही कोण करंट का है, तो इसमें तो बहुत इजी है, इसी दिशा में आप आई भी लिख दो, खत्म खेल फेजर आरेख का। कुछ भी टफ नहीं है, लॉजिकली आप पढ़ोगे, ध्यान से आप पढ़ोगे ना, तो मेरी गारंटी है कि आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अपना पहला सर्किट कंप्लीट होता है, जिसका नाम था क्या, आर परिपथ। अब एक बार मैं इसको सुंदर सुंदर लिख दूं और आप मेरा अनुसरण करो, इसको लिखते भी जाओ। और एक आध चीज और है जो मैं लिखते समय आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है भाई सबको? तो अपने शस्त्र उठाओ और हेडिंग लगाओ, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ, आर परिपथ। और सुनते जाओ मेरी कहानी। माना कैपिटल आर, प्रतिरोध चित्रानुसार प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है, जिसकी वोल्टता V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। कहानी समझ में आई? शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ, माना आर प्रतिरोध चित्रानुसार प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है, जिसकी वोल्टता V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। कहानी के लिए थोड़ा साइड में करते हैं इसको, है ना, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन, यही मानना है हमेशा, यही मानना है हमेशा। इसी में करेक्शन क्या करूंगा ऑलवेज, एक बार आपको थ्योरी भी याद हो जाएगी तो ये मानना कि 4-5 बार एक साथ याद हो गई, क्यों? अपना सिस्टम तो अलग है, आपको पता है। सबसे पहले आप एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दो यहाँ पर, R लिख करके, और उसे कनेक्ट कर दो आप सोर्स से, AC सोर्स लिख दो इसका। अब जब AC सोर्स आपने जोड़ रखा है तो कोई ना कोई धारा भी बहेगी। धारा को मान लो कि माना प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल आई है, अतः
प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता बी आर बराबर आई आर, समीकरण नंबर 2। स्रोत की वोल्टता बी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है और प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टता है वो है वी आर बराबर आई आर। और आपको पता है कि स्रोत की वोल्टता तो प्रतिरोध की वोल्टता के बराबर आएगी, क्योंकि बी आर बराबर वी लिख दो भले से, यहां तो सारे मान जमा दो इसमें। आई आर बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई बराबर बी नॉट बटे आर साइन ओमेगा टी। और आप जानते हो कि बी नॉट बटे आर को तो मैं आई नॉट लिख सकता हूं, और आई नॉट का मतलब क्या रहेगा बच्चों, आर परिपथ की शिखर धारा। आई नॉट को आप क्या बोलने वाले हो, आई परिपथ, सॉरी आर परिपथ की शिखर धारा। तो जो करंट का समीकरण बन जाएगा यहां से आई इज इक्वल टू वो आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 3। यहां तक बात सबको समझ में आ जानी चाहिए बच्चों। फीलिंग के साथ समझो, बड़ा मजा आएगा और फिजिक्स आपको ऐसी लगेगी जैसे आप ABCD टाइप में पढ़ रहे हो। इतना ईजी है, कुछ नहीं इसमें। मैंने मतलब बताओ कौन सा ऐसा कंसेप्ट लगा दिया जिसमें आपको पसीने आ गए, बताओ। हेडिंग ने कहा आर परिपथ है तो तुरंत समझ में आ गया कि सर्किट एक प्रतिरोध जोड़ दो AC सोर्स से। और वोल्ट था आपको, भाई मैंने 55 बार बोल चुका हूं यार, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, सब जानते हैं साहब, बिल्कुल जानते हैं। धारा अगर आई मानोगे तो प्रतिरोध की वोल्टता चैप्टर नंबर 5 से पढ़ते आ रहे हैं भैया, दोनों समांतर में बराबर करे। भाई किया क्या, ऐसा आपने क्या किया जिसमें बहुत दिमाग लगाना कुछ नहीं है, नॉर्मल है। करेंगे तो कल से, आज तो नॉर्मल है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इसके संदर्भ में छोटी मोटी बातें कर लें भैया। सबसे पहला पॉइंट क्या बन के आता है, कलांतर का बन के आता है कि आर, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट भाई, आर परिपथ मैं सीधा ही लिख रहा हूं कलांतर। और आप समझ जाना कि जहां भी सर जी कलांतर बोले हैं इसका मतलब है विभव और धारा के मध्य का कोण, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो परिपथ में कलांतर कितना है, 0। कलांतर के बाद आप तुरंत शक्ति 6 निकाल लेना। आर परिपथ में शक्ति 6 मतलब पावर लॉस। तो पावर का फॉर्मूला है वी आई कॉस थीटा, आगे प्रूफ करूंगा, टेंशन मत लो। तो P इज इक्वल टू, अगर पी आर की बात करूं मैं तो ये बन जाएगा cos 01 वी आई। और याद रहे ये मैक्सिमम है, ये अधिकतम है, ये अधिकतम है। क्लियर। अगली हम बात करें फेजर आलेख की। ये आप जीवन भर याद रखने वाले हो। क्या तरीका बताया साहब मास्टर ने? मास्टर ने बताया कि देख बेटा, पहले एक्स अक्ष खींच, फिर वाई अक्ष खींच, मूल बिंदु बना, बिना सोच समझे एक तीर बना दे, उस पर वी लिख दे, वी आर लिख दे, वी लिख दे यार। और जब वी इधर है, कलांतर 0 है, तो करंट भी साहब इधर ही रहेगा। और ये कोण ओमेगा टी बताया मास्टर ने। तो ये हो गया आपका फेजर आरेख। ड्रॉ करो। एक चीज इसमें आप और ऐड कर सकते हो, फेजर आरेख के बाद में आप एक किरण आरेख और बना सकते हो, उसको भी समझ लो। ये लो किरण आलेख। और किरण क्या कहती है, किरण क्या कहती है, किरण हमसे कहती है कि भाई देखो ऐसा ग्राफ बनाओ पहले तो आप, है ना। देखो एक ग्राफ डायरेक्ट बना दो पहले, वोल्टेज का मान लिया। ये ग्राफ किसका है, क्योंकि साइन का क्यों बनाया, क्योंकि देखो वोल्टेज के इक्वेशन में साइन आया, इसलिए मैंने साइन का ग्राफ डायरेक्ट बना दिया। ये जो है ध्यान से देखोगे तो ये B0 हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज है, और ये अपोजिट साइड में है तो ये माइनस का B0 हो जाएगा। करंट वोल्टेज से थोड़ा कम रहता है, सुना। तो यहीं से ग्राफ स्टार्ट करो, कलांतर 0 है ना, थोड़ा नीचे लेना इससे,
कटान बिंदु ये होने चाहिए जो ये पहले वाले के हैं। ये ग्राफ बन गया किसका, आई का। ये वाली जो वैल्यू है ये आई नॉट प्लस की, और ये वाली जो वैल्यू है ये माइनस की आई नॉट, ये 0। किरण आरेख भी बना लीजिए। अच्छा दिख रहा है, ना दिख रहा हो टेंशन ना लो, किताब उठाओ और किताब में हर चीज की दवा है। क्लियर? अरे सबको समझ में आया? तो ये हमने पढ़ा आज, क्या पढ़ा, आर परिपथ। क्या पढ़ा बच्चों, आर परिपथ। एक चीज और समझ सकते हो, थोड़ी सी बात यही बना दूं आपको, तो नहीं अलग से। अगर प्रतिरोध का आवृत्ति के साथ ग्राफ पूछ ले, कभी कभार दिमाग लगा लेता है, फ्रीक्वेंसी और यहां प्रतिरोध, तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी पर प्रतिरोध डिपेंड ही नहीं कर रहा है। प्रतिरोध के सूत्र में कहीं फ्रीक्वेंसी आ ही नहीं रही है, कांस्टेंट रहता है। ये भी आप बना लेना, है ना, क्योंकि आपने एक्सएल और एक्सी के ग्राफ देखे ना, तो आर का पूछ ले बाई चांस कहीं ना कहीं। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने मेनली बात की है 3 एलिमेंट की, आरएलसी की। पूरा कंसेप्ट आज का ढंग से पढ़ लेना, कल की क्लास समझनी हो तो, और कल कुछ समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। कल मैं आपको एल सर्किट और सी सर्किट पर चर्चा करूंगा। क्लियर है बच्चों? नोट कर लो इसको, चलो आराम से।